नमस्कार, आप सभी का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अब से कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ाई को बताया भारत की प्राथमिकता। यूएन महासभा में कहा कि हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र, आतंकी ढांचों का खात्मा जरूरी। यूएन में भारत को मिला रूस का समर्थन। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग। सुरक्षा परिषद में सुधार को बताया अहम। करूर भगदड़ के कारणों की होगी जांच। भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 39। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की बात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और दुबई में आज होगा भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। टूर्नामेंट में अजय रही टीम इंडिया के हौसले बुलंद। एशिया कप का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा और इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद ही क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। यूएनजीए का ये 80वां सत्र है। विदेश मंत्री जयशंकर यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को 8 दशक पूरे होने पर आयोजित सभा में उन्होंने संगठन की मूल भावना को याद किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में हमें सिर्फ युद्ध रोकने का ही नहीं बल्कि स्थायी शांति स्थापित करने का भी आह्वान करता है। The UN Charter calls on us not just to prevent war, but to build peace. Not just to defend rights, but to uphold the dignity of every human being. It challenges us to stand as good neighbors, uniting our strength so that generations to come inherit a world of justice, of progress, and of lasting freedom. डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन रूस युद्ध और मध्य एशिया में जारी विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि इनके साथ ही जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा वैश्विक मुद्दा है जो कि विकासवाद के दौर में काफी पीछे छूट गया है और जिसका हल निकालना जरूरी है। Two significant conflicts underway, one in Ukraine and the other in the Middle East, West Asia. Innumerable other hotspots don't even make the news. The slow progress of the SDG Agenda 2030 presents a sorry picture. On climate change, the reality is of recirculated commitments and creative accounting. If climate action itself is questioned, what hope is there for climate justice? वहीं रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। लावरोव ने कहा है कि रूस एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से
प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ब्राजील और भारत के स्थायी सीट के आवेदन का समर्थन करता है और इसके साथ ही रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र स्थायी सदस्य बन गया है जिसने स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया है। और इससे पहले मॉरिशस और भूटान ने भी भारत की लंबे समय से चली आ रही दावेदारी का समर्थन किया था। तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है और 50 से अधिक लोग राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए पूर्व न्यायमूर्ति अरुणा जदीसन के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है और इस बीच केंद्र ने राज्य सरकार से इस घटना की रिपोर्ट मांगी है। This is formalities first. Let's do the investigation first. Okay, we'll talk to you after the investigation is complete. 39 people, no? 39. Yeah, they've already told you the number, right? और इस हादसे में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। फिलहाल 50 से अधिक लोग राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने करूर में हुई भगदड़ की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भगदड़ में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना को लेकर रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी गई है और इसकी जो भी सच्चाई है वह जल्द ही सामने आ जाएगी। सीएम ने कहा है कि जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को आगरा से गिरफ्तार किया है और उन पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति के तहत पीजीडीएम पाठ्यक्रम कर रही 17 छात्राओं से कथित तौर पर छेड़छाड़, यौन शोषण और जालसाजी का आरोप है और इस मामले में अब तक 32 छात्रों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने देर रात स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। आज चैतन्यानंद सरस्वती को अदालत में पेश किया जाएगा। और यहां बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब बात करते हैं डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। और इस कड़ी में आज बात ग्रामीण भारत के बदलती तस्वीर की, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नया आकार ले रही है। आज पीएम आवास योजना से जहां करोड़ों लोगों को पक्के घर मिले हैं, तो वहीं पीएम उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है।
पीएम मोदी का राजनीतिक सफर महज सत्ता के शिखर तक पहुंचना ही नहीं है, मां भारती की सेवा और देश के ग्रामीण इलाकों के कायाकल्प का इतिहास भी इससे जुड़ा है। वडनगर जैसे छोटे कस्बे से निकलकर पहले लंबे समय तक गुजरात और फिर 2014 में देश की कमान संभालने वाले पीएम मोदी का जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत गहरा रहा है। बीते 11 वर्षों में ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। उज्ज्वला योजना से 10.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया गया। मेरे को लकड़ियां के चूल्हे पे पकाना बहुत मुश्किल होता था। प्रधानी सर हमारे को उज्ज्वला सिलेंडर दिए, फ्री सिलेंडर दिए, और वो दिए से सबके साथ हमें भी अच्छा पका लेके खा के सुकून से रह रहे। पीएम आवास योजना के जरिए 4 करोड़ से अधिक परिवारों को ग्रामीण इलाकों में पक्के घर मिले हैं। यही नहीं, देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में 12 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया है। देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने इनपुट लागत कम करने के साथ ही उपज का वाजिब मूल्य दिलाने का काम किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कम से कम लागत से 1.5 गुना कीमत किसानों को मिले, ये सुनिश्चित किया गया है। देश में दशकों से अटकी हुई सिंचाई परियोजना को पूरा किया गया है। देश भर के करीब 10 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि भी 3 किश्तों में दी जा रही है। सम्मान निधि द्वारा हमको 2,000 रुपया हमारे खाते में जमा होते हैं और हमको उससे खेती के सामान की खरीदी में सुगमता रहती है। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। पीएम मोदी की अगुवाई में ड्रोन दीदी और बैंक सखी जैसी योजनाओं ने उनके जीवन की दुश्वारियों को कम किया है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए करोड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर काम किया गया है। ग्रामीण भारत में सड़कों का जाल बिछाना हो या फिर पंचायतों को मजबूत और सशक्त बनाना, मोदी सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। बहुत बड़ा देश है ये, कोई यूरोपियन कंट्री की छोटे कंट्री नहीं है कि आप इमीडिएटली रिजल्ट देख सकते हैं। सबको जोड़ना एक इंक्लूसिव इकोनॉमी में, जिसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पैसा और बेनिफिट देना। आज आप देखें कि ये अकाउंट खोलने के बाद आधार के माध्यम से जिस तरीक़े से आपकी वेरिफिकेशन होते थे यूनिक आइडेंटिटी की, इसके माध्यम से इनके अकाउंट में तुरंत पैसा पहुँचते। तो ये जो मिडिलमैन के सिलसिला रहा इतने सालों का, वो भी आज नहीं है। यही नहीं, गांव के छात्र छात्राओं को भी पढ़ाई में दिक्कत न हो, इसके लिए गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। इसके साथ ही हर घर को बिजली सुनिश्चित की गई है। पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के जरिए गांव के कामगारों के कौशल विकास के साथ उन्हें रोजगार देने पर मोदी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। जाहिर है, पीएम मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गांव, गरीब, वंचित किसान और ग्रामीण लोगों की समस्याओं को हल करने की दिशा में जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात के किस्से बताए हैं और पीएम मोदी की जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। डीडी न्यूज़ भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर तमाम मशहूर हस्तियों के संदेश आपके लिए लेकर आ रहा है। और इस विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ अपनी मुलाकात के संस्मरणों को साझा किया है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। मेरी पहली मुलाकात मोदी जी के साथ हुई थी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, जब मैंने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था। तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सराहना की थी मेरी, जिस तरीके का मेरा प्रदर्शन रहा। मैंने दोनों स्टेजेस पे रिकॉर्ड के साथ मेडल लिया था गोल्ड, और उसके बाद से हम काफ़ी सारे इवेंट्स पे मिलते रहते हैं और हमेशा वो प्रोत्साहित करते हैं कि आगे और अच्छा करना चाहिए और किस तरीके का चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कुछ मदद की ज़रूरत है तो हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए। हमेशा जिस भी इवेंट में हम मिलते हैं, जब भी हमारी मुलाकात होती है, तो हमेशा उनका अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव रहती है। वो बहुत ही पॉजिटिव किस्म के व्यक्ति हैं और हमेशा उनका यही रहता है कि आपको जो भी ज़रूरत हो आप कभी भी मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। साई के थ्रू जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के थ्रू
जो भी मुझे हेल्प चाहिए होती है वो हमेशा मेरी हेल्प करते आए हैं। काफ़ी सारी विशेष बातचीत है उनके साथ मेरी, क्योंकि उनसे जब भी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, वो सारी विशेष ही होती हैं मेरे लिए। तो पर कॉमनवेल्थ गेम्स के समय मुझे काफ़ी याद है कि मैंने सिर्फ उनका नाम ही सुना था, मैं उनको जानती नहीं थी, मैंने कभी देखा नहीं था। और इन पर्सन पहली बार मैं उनसे जब मिली थी तो काफ़ी वेलकमिंग किस्म के व्यक्ति हैं और काफ़ी समय देते हैं, अपना आराम से बातचीत करते हैं, उनको सारी जर्नी के बारे में पूछते हैं, आपका कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र। और अभी भी मुझे याद है, जैसे मेडल के बाद उन्होंने जब फ़ोन किया था तो उन्होंने चर्चा की थी, जैसे टोक्यो ओलंपिक के बाद का दौरान जो सफ़र था उस समय का मेरा, वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी पूछा मुझसे कि उससे कैसे मैं उभर कर आई और क्या क्या चीज़ें थी और आगे का क्या प्लान है। तो सारी कॉन्वर्सेशंस ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके का उनका जज्बा है खिलाड़ियों के प्रति, जो वो जाने से, किसी कंपटीशन जाने से पहले मिलते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और आने के बाद भी वापस मिलते हैं, और जिसका मेडल है या नहीं है उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, जिनका है उनको आगे और भी अच्छा करने के लिए, और जिनका नहीं है उनको डटे रहने के लिए हिम्मत बांधते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके का उनका स्वभाव है स्पोर्ट्स को लेके स्पेशली, तो आई थिंक वो स्वयं ही बताता है कि वो कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स से अटैच्ड हैं, कितने ज़्यादा खेलों के प्रति उनका प्रेम है। वो कभी भी नहीं चूकते हैं किसी भी खिलाड़ी का नाम लेने में, उनकी जर्नी के बारे में, या फिर किसी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो गेम्स में या किसी इवेंट में, तो वो कभी भी नहीं चूकते हैं। वो कोई भी मिस नहीं करते हैं डिटेल्स, उनको हमेशा सारा डिटेल्स पता होती है और वो हमेशा सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि किसका कैसा रहा, किसको क्या ज़रूरत पड़ी, और हमेशा तत्पर रहते हैं सहायता के लिए। एक ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि वो सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि पूरी टीम के बारे में पूछते हैं। टोक्यो के समय में भी उन्होंने, कोविड का टाइम जब था तब भी उन्होंने टाइम निकाल कर वो हमेशा अपने सब खिलाड़ियों के लिए समय निकालते हैं। और आने के बाद भी, हालांकि मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तब भी मैं आई थी जब वापस इंडिया, और उसके बाद जैसे वेकेशन का वो हुआ था कि छुट्टी ले लेनी चाहिए अब, तो उस टाइम पे भी उन्होंने फ़ोन करके मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था और उन्होंने आगे भी डटे रहने के लिए कहा था, और अभी भी पेरिस से पहले भी वो मिले थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही थी कि सिर्फ सबसे ज़्यादा हमें स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, हमारी जो मेहनत है उस पर हमें भरोसा होना चाहिए, और जिस तरीके की जर्नी हमारी रही है, जो हमने कितने कंपटीशन लाइफ में खेले हैं, कितने लंबे सालों का करियर की मेहनत रही है हमारी, तो उस पर हमें भरोसा होना चाहिए। और फिर बस लगे रहना है, और चाहे हार हो चाहे जीत हो, उसके आगे भी जीवन है और लगे रहना है हमेशा। मेरा जैसे मेडल आया उसके बाद डोपिंग कंट्रोल और मीडिया और सब कुछ के बाद जैसे ही मैं थोड़ा यूँ था कि अब बस बहुत थक गई, और अगले दिन ही मेरा दूसरा मैच भी था, तो उस समय मैं काफ़ी थक गई थी, और तभी उन्होंने बोला कि मोदी जी बात करना चाहेंगे। तो एकदम से वो सारा हौसला वापस आने लग गया, और उनसे जैसे ही बात हुई तो वो हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत उनमें बात जैसे करते हो ना तो हमेशा बहुत एनर्जेटिक से रहते हैं। तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, और आई थिंक ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये हमें भी प्रोत्साहित करती हैं कि आगे भी हमें ऐसे ही डटकर मुकाबला करना है, अच्छा करने की कोशिश करनी है। और उन्होंने मुझे कहा कि आगे भी मैच है तो इस पर नहीं रुकना है, आगे भी मैच पर ध्यान देते रहो, और इसके लिए ढेरों बधाइयाँ। और सारी टीम का भी वायका लिया उन्होंने कि सब कैसे हैं, क्या चल रहा है, तो ऐसी चीज़ें। और उन्होंने मिस भी नहीं किया कि मैं 0.1 से जैसे मेरा सिल्वर रह गया था, तो उन्होंने वो भी बताया कि हम देख रहे थे मैच तुम्हारा, और 0.1 से जो है तुम्हारा सिल्वर रहा, तो उसके लिए थोड़ा दुख है, पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो काफ़ी अच्छा लगता है जो वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं और बधाई देते हैं। उन्होंने एक चीज़ ये कही थी कि आप जो रूटीन है आपका उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आप चाहे ओलंपिक में हो, चाहे आप कोई स्टेट लेवल का कंपटीशन खेल रहे हो, आपका जो रूटीन है, आपको पता है आप मैच किस तरीके से खेलते हो, आपका माइंडसेट क्या रहता है, आप किस तरीके का रूटीन फॉलो करते हो, जिम जाते हो नहीं जाते हो, मेडिटेशन करते हो नहीं करते हो, कितनी ट्रेनिंग करते हो, तो उसको आप लिखिए और उसी को फॉलो कीजिए। चाहे कितना भी शरीर थका हो, चाहे कितना भी आपको लगे कि अब नहीं हो रहा। तो मेरा भी रूटीन दरअसल वैसा ही है। मैं बहुत रिजिड रूटीन, बहुत ही बिल्कुल एक ही रूटीन फॉलो करती हूँ पूरे समय में।
तो उस चीज़ के बारे में भी उन्होंने कहा था कि आप अपना रूटीन फॉलो कीजिए, जो भी आपको सूट करता है बेस्ट वही कीजिए। जिस तरीके से वो इंटरेस्ट दिखाते हैं हमेशा कि खिलाड़ियों से जाने से पहले मैं मुलाकात करूं, उनसे पूछूं उनकी कोई दुख पीड़ा या कुछ उनको समस्याएं हैं तो वो उनका हल निकालेंगे ज़रूर। और खिलाड़ियों के मैचेस के बाद भी, जैसे एशियन गेम्स के बाद भी हम उनसे मिले थे, तो आई थिंक इस तरीके का वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी प्रोत्साहित करता है हमें भी आगे अच्छा करने के लिए। और आज महान स्वाधीनता सेनानी, अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह की जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक देशभक्तों ने अपनी जान गंवाई और उनका नाम पूरे आदर और सम्मान से लिया जाता है। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह का नाम जिस सम्मान से लिया जाता है उसका उदाहरण कम ही मिलता है। आज़ादी के इस मतवाले ने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से टक्कर लिया और दिल में आज़ादी का सपना लिए महज 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। अमर शहीद भगत सिंह 23 साल की छोटी सी उम्र में भी युग पुरुष बन गए। अपने बलिदान से वो क्रांति के प्रतीक बनकर देश के युवाओं को एक दिशा दे गए जो इतिहास में अमर हो गया। भगत सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांति की ऐसी मशाल जलाई जिसे रोकना ब्रिटिश हुकूमत के बस की बात नहीं रह गई। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। हालांकि उनका पैतृक गांव पंजाब के खटकड़ कलां में है। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। ऐसे में परिवार के माहौल ने भगत सिंह को बचपन में ही देशभक्त बना दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। इस घटना ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वे किसी भी कीमत पर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सोचने लगे। और 1921 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तब भगत सिंह बहुत दुखी हुए और इस नतीजे पर पहुंचे कि अहिंसा से देश को आजादी नहीं मिल सकती, इसलिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र सही मार्ग है। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। 1928 में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत में गणतंत्र की स्थापना करना था। इस बीच जब फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तब उसके विरोध में नारेबाजी करते समय पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट को मारने का संकल्प लिया, लेकिन गलती से सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह मानते थे कि पराधीनता की बेड़ियां अहिंसा की नीतियों से नहीं काटी जा सकती। यही वजह थी कि जब ब्रिटिश सरकार ने 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पारित करने की कोशिश की, तब भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने उसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका। दरअसल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का मकसद किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ देश में जागृति लाना था। बम फेंकने के बाद दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह पर कई मुकदमे चलाए गए। इनमें लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह के साथ ही सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। आजादी के दीवाने भगत सिंह का बलिदान इतिहास की धरोहर बन गया। आज भी जब हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुनते हैं तो भगत सिंह हमारे दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा।
भारतीय टीम इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक अजय रही है। तो वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसे भारत के हाथों ग्रुप दौर और सुपर 4 दोनों में हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि इस सब के बावजूद फाइनल मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमों की कैसी तैयारी है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एशिया का राजा कौन, भारत या पाकिस्तान? फैसला करेगा दुबई का मैदान। ये इस एशिया कप में तीसरा मौका है जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हैं। हालांकि इस बार तस्वीर पहले 2 मुकाबलों की तुलना में काफी बदली हुई दिख सकती है। खासकर अगर टीम इंडिया की बात करें तो भारतीय टीम को कुछ खास मोर्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। फील्डिंग पर मेहनत। भारतीय टीम को अपनी फील्डिंग में जबरदस्त सुधार करना होगा। टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक कुल 12 कैच छोड़े हैं, जबकि श्रीलंका के खिलाफ खराब फील्डिंग ने भी टीम की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में फाइनल में टीम को इस कड़ी में किसी भी तरह की गलती से बचना होगा। गिल और सूर्य कुमार का फॉर्म। भारतीय टीम के लिए दूसरा चिंता का विषय शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म है। ये दोनों बल्लेबाज अब तक अपने नाम के हिसाब से बल्लेबाजी कर पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। टॉप ऑर्डर में अगर जल्दी झटका लगा तो सूर्य कुमार को पारी संभालनी होगी। इस सब के अलावा गेंदबाजी में नजर जसप्रीत बुमराह, कुलदीप और वरुण पर रहेगी। बुमराह एक मैच के आराम के बाद वापसी करेंगे, जो उनकी ऊर्जा को और बढ़ा सकता है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो टीम का भारत के खिलाफ किसी भी टूर्नामेंट में फाइनल का रिकॉर्ड बेहद दमदार है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक किसी भी टूर्नामेंट में 12 फाइनल मुकाबले हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 8 जबकि भारत ने 4 मैच जीते हैं। वैसे इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कमजोरी पावर प्ले में दिखी है और टीम भारत के खिलाफ तेजी से रन नहीं बना पाई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान एक बार फिर से कहीं न कहीं अपनी गेंदबाजी पर ज्यादा निर्भर होता दिखाई देगा। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दुबई।